राणापुर नामक एक गांव के जंगल में दो रहस्यमय रास्ते थे। उन्हें दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे दो रास्ते आपस में जुड़े हैं। भाई, उस जंगल वाले रास्ते से तो आज तक जितने भी लोग गए हैं उनमें से कोई भी रास्ते का अंत नहीं ढूंढ पाया। वही तो मुझे भी नहीं समझ आता, आखिर उस रास्ते में ऐसा क्या है। दूर से देखने से तो सही लगता है, जैसे हम उस रास्ते को पार करके दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, तभी तो आज तक ना जाने कितने लोग उस रास्ते से गए हैं और आज तक अंत नहीं खोज पाए हैं। मैं तो कहता हूँ चलो हम दोनों भी चलते हैं और पता करते हैं सच्चाई क्या है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाएंगे। दो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ बिरजू नाम का एक गांव का आदमी आता है। क्या हुआ भाइयों, तुम दोनों किस विषय में बात कर रहे हो? वो बिरजू को सारी बातें बता देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बिरजू सोचता है, हाँ, बात तो सही है। आखिर उस रास्ते में ऐसी कौन सी बात है, मुझे पता करना होगा। बिरजू सोचता है वो अभी भी उस रास्ते से जाएगा। अगले दिन ही बिरजू उस गांव वाले रास्ते पर निकल पड़ता है। आज तो पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इस रास्ते में ऐसा क्या है कि सभी गायब हो जाते हैं। बिरजू उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। कई घंटों से बिरजू उस रास्ते पर चला जा रहा था, मगर उसे उस रास्ते का अंत ही नहीं मिल रहा था। अरे, ये क्या हो रहा है? इतने घंटों से सिर्फ यहीं घूम रहा हूँ और रास्ते का अंत ही नहीं मिल रहा है। बिरजू उदास होकर एक और बैठ जाता है। तभी उसे आवाज आती है, आओ आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आवाज सुन बिरजू खुश हो जाता है। इसका मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और अब जल्द से मुझे इस रास्ते का अंत मिलने वाला है। बिरजू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब आगे जाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आगे जाना ही पड़ेगा। थोड़ा और बढ़ने पर बिरजू को एक लाल रंग का पेड़ दिखता है। अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस रास्ते का अंत मिल ही गया। चलो चलता हूँ। बिरजू आगे बढ़ता है और पेड़ के पास आता है। जैसे ही वो पेड़ के पास आता है, वो एक पेड़ से 3-4 पेड़ में बदल जाता है और सभी पेड़ों का रंग भी अलग अलग हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? गांव वापस जाता हूँ। बिरजू गांव वापस आ जाता है और सभी को पूरी बात बताता है। इसी पर बिरजू हर रोज उस रास्ते से जाया करता था और रास्ते का अंत पता करने की कोशिश करता था, मगर उसे उस रास्ते का अंत नहीं मिल पाता है। इस रास्ते का अंत ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो गया हूँ, मगर अब तक उस रास्ते का अंत नहीं मिल पाया। बिरजू हर रोज सभी गांव वालों को उस रास्ते की पूरी कहानी बताया करता था। एक दिन 3 लड़के मोनू, कप्पू और चिंटू तीनों बिरजू की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा, तो ये सब आपने देखा वहाँ? अरे हाँ हाँ, मैं तो बहुत आगे तक गया हुआ हूँ उस रास्ते पर, तो मुझे सब कुछ मालूम है। मगर ये तो बहुत ही अजीब बात है कि आज तक उस रास्ते का अंत ही नहीं मिल पाया। तीनों इसी बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों, क्या तुम लोगों ने एक चीज गौर की? कौन सी बात पर? अरे, उस रास्ते में हर बार उन्हें पेड़ दिखे हैं, वो भी रंग बिरंगी पेड़। मुझे तो लगता है ये पेड़ ही हमें सच्चाई तक पहुंचाएगा। तीनों दोस्त साथ मिलकर उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आओ आओ, तुम सभी आगे की तरफ आओ, रास्ता बहुत नजदीक है। ये आवाज किसकी है? बहुत ही डरावनी आवाज है। छोड़ ना यार, चल आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर देखते हैं क्या बात है। तीनों चलते चलते बहुत आगे आ जाते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिखता है। दोस्तों, यही है वो पेड़ जिसका हमें तलाश था। रुको सभी, अभी किसी को भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सभी यहीं रुकेंगे और इस पेड़ के बारे में पता करेंगे। जब तीनों उस पेड़ के पास रुकते हैं, तभी वो पेड़ 3-4 पेड़ में बदल जाते हैं और सभी का रंग भी अलग अलग रहता है। अरे देखो, इसके रंग भी बदल गए। दोस्तों, पेड़ के ऊपर देखो। तीनों पेड़ के ऊपर देखते हैं। वहाँ एक राक्षस बैठ जाता था, जो कि सभी पेड़ों को 3-4 पेड़ में बदल रहा था। दोस्तों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अरे कप्पू, इतना डरता क्यों है रे तू? हम यहीं रहेंगे, ये कुछ भी नहीं करेगा। चिंटू जानबूझकर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। राक्षस को देखने के बाद तीनों जमीन खोदने में लग जाते हैं। जितना बड़ा राक्षस था उतना ही बड़ा गड्ढा तीनों मिलकर खोद देते हैं। तभी वापस से उन्हें आवाज आती है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरे पास आओ। सुन रहे हो दोस्तों आवाज को? हाँ भाई, सब सुन रहा हूँ। जरूर हमें कोई मूर्ख बना रहा है इस तरह की आवाजें निकाल कर। हाँ, सही कह रहे हो। चलो आओ, इस पेड़ को काट कर देखते हैं क्या होता है। तीनों दोस्त मिलकर पेड़ काटने में लग जाते हैं। जैसे जैसे वो तीनों पेड़ पर वार कर रहे थे, वैसे वैसे राक्षस को दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जो आवाज इन तीनों को बुला रही थी, उसकी गति धीमी हो जाती है और राक्षस की आवाज की गति बढ़ जा रही है। दोस्तों, रुकना नहीं है, पेड़ काटते रहो, इसका यही उपाय है। वो तीनों मिलकर उस पेड़ को काट देते हैं। जैसे ही पेड़ कटता है, राक्षस पेड़ से नीचे गिर जाता है। चलो अब इसे इसी गड्ढे में डाल देते हैं। तीनों मिलकर उस राक्षस को उस गड्ढे में ढकेल देते हैं और ऊपर से वो पेड़ रख देते हैं। राक्षस मर जाता है। जैसे ही राक्षस मरता है, दोनों रास्ते का अंत दिखने लगता है। देखो दोस्तों, अब ये रास्ता तो बहुत ही अच्छा लगने लगा है। हाँ, चलो चलकर गांव वालों को ये खुशखबरी देते हैं। सभी वापस गांव आकर गांव वालों को पूरी बात बताते हैं। तीनों को उनकी बहादुरी का इनाम मिलता है और अब वो रास्ता आम रास्ते जैसे बन जाता है, जहां सभी लोग आराम से आने जाने लगते हैं। शिवानी घरों में जाकर काम किया करती थी। उसकी एक बेटी थी, राधिका। वह बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। राधिका भी शिवानी के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन शिवानी अनुपमा नाम की एक महिला के यहाँ काम करने गई। अनुपमा एक बहुत शक्की लड़की थी। उसकी बेटी सांवली थी। शिवानी, तुम अपनी बेटी को किस तरह से नहलाती हो? यह तो बहुत सुंदर है। मुझे भी बताओ, राज क्या है? इसमें राज की क्या बात है? मेरी बेटी जन्म से ही सुंदर है। उसका सफेद रंग जैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। एक दिन अनुपमा की लड़की रीता को लड़के वाले देखने आ रहे थे। घर में चोरों की तैयारियां चल रही थी। शिवानी और राधिका सारे घर की सफाई कर रहे थे और खाना बना रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने जाकर दरवाजा खोला। काजल, जो लड़के की माँ थी, राधिका को देखकर बहुत खुश हुई। आइए आइए, अंदर आइए। बेटा, घर पर कोई है? आप बैठिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। राधिका अंदर से शिवानी और अनुपमा को लेकर आती है। अरे आप कैसे हैं आप सब? शिवानी, इनके लिए जरा ठंडा लेकर आओ। शिवानी ठंडा लेकर आती है और उनको नाश्ता देती है। मेरी बेटी बहुत सुंदर है और सगुण है, सब काम आता है उसको। आपको किसी भी काम के लिए निराश नहीं करेगी। अरे, यह सब कहने की जरूरत नहीं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। पसंद है? पर आप मेरी बेटी से कब मिले? अभी तो वह आपके सामने भी नहीं आई। अरे, अभी तो आई थी, दरवाजा तो उसी ने खोला था। बहुत ही सुंदर लड़की है, उसका रंग गोरा है। उसकी मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी जोड़ी जचेगी। वह मेरी बिटिया रीता नहीं, बल्कि मेरे काम वाली बाई की लड़की राधिका है, जिसने आपके लिए दरवाजा खोला था। आप उसको रीता समझ रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा वो आपकी लड़की है, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। चलो, आप अपनी बेटी रीता को बुलाइए, आपकी बेटी को भी देख लेते हैं। अनुपमा रीता को आवाज देती है। रीता चाय लेकर मेहमानों के आगे आती है और सबको नमस्ते करती है। अरे, आपकी बेटी तो सांवली है, मुझे अपने बेटे के लिए गोरी लड़की चाहिए थी। हम आपकी लड़की से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिएगा। और काजल अपने पति और बेटे के साथ वहाँ से चल देती है। अनुपमा गुस्से में लाल पीली हो जाती है और राधिका को आवाज लगाती है। गुस्से में आकर वह गरम तेल की करछी राधिका के चेहरे पर लगा देती है। राधिका दर्द से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर शिवानी वहाँ आती है। अरे मालकिन, आपने यह क्या कर दिया?
मेरी बेटी का चेहरा खराब कर दिया। यह आपने सही नहीं किया। तुझे अपनी बेटी के चेहरे की पड़ी है। यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो गया, वह भी तेरी बेटी की सुंदरता की वजह से। अब देखती हूँ तेरी बेटी का रिश्ता कहाँ होता है। अब राधिका अपने चेहरे पर इस दाग के साथ जिएगी और हमेशा यह याद रखेगी कि इसकी सुंदरता की वजह से मेरी बेटी रीता का रिश्ता टूटा था। राधिका दर्द से कराहती हुई घर से निकल जाती है और एक जंगल में पहुँचती है। जब थक जाती है तो चंदन के पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, कोई मुझे पानी पिला दीजिए, कोई मुझे पानी पिला दीजिए, उसका राम भला करेगा। राधिका चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। राधिका, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। राधिका पास की ही नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डालती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राधिका, मैं बहुत वक्त से प्यासा था, आज तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझ गई। यह तो मेरा फर्ज था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी की प्यास बुझी और मैं किसी के काम आई। पर तुम रो क्यों रही हो? इस जंगल में क्यों भटक रही हो? यहाँ तो कई जंगली जानवर रहते हैं। राधिका सारी कहानी पेड़ को कह सुनाती है और रो पड़ती है। राधिका, मैं एक चंदन का पेड़ हूँ, मेरी लकड़ियों में जादू है। तुम मेरी टहनियाँ तोड़ लो, उन चंदन की लकड़ियों को घिसकर अपने चेहरे पर लगाओगी तो जले हुए का दाग हट जाएगा और तुम्हारा चेहरा पहले की तरह सुंदर हो जाएगा। और एक बात और, मेरे लकड़ियों में सारे रोगों को ठीक करने की क्षमता है। इन्हें तुम समाज में रोगों को दूर करने के काम में ला सकती हो। क्या यह सच में ऐसा कर सकता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दिया। अब मैं पहले जैसे सुंदर बन जाऊंगी। राधिका खुशी खुशी उस पेड़ की टहनी को तोड़कर घर लाती है और अपने चेहरे पर लगाती है। उसके चेहरे का दाग गायब हो जाता है और वह अधिक सुंदर हो जाती है। अरे, तेरे चेहरे पर तो जले हुए का सारा दाग मिट गया। यह कैसे हो गया? कल ही तो तेरे चेहरे पर अनुपमा ने निशान लगाया था। है ना माँ? सच में मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया ना? यह सब एक जादुई पेड़ की करामात है। जादुई पेड़? कैसा जादुई पेड़? तो कहना क्या चाहती है? आज के टाइम में कोई जादुई पेड़ होता है? माँ, मैं सच कह रही हूँ, उसी पेड़ की वजह से आज मेरा चेहरा साफ है। राधिका जंगल में हुई सारी बातें शिवानी को बताती है। अब शिवानी और राधिका उन टहनियों की सहायता से सबकी मदद करते हैं। एक दिन की बात है, शहर में महामारी आती है। शिवानी और राधिका उन चंदन की टहनियों से शहर में आने वाली बीमारियों से लोगों की रक्षा करते हैं। इस तरह वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाते हैं। सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। यह बात अनुपमा की बेटी रीता को पता चलती है तो रीता उनके घर वह चंदन की लकड़ियों को चुराने पहुंचती है। इस राधिका ने अपनी सुंदरता की वजह से मेरा रिश्ता तोड़ा था। आज मुझसे कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसकी कामयाबी की सीढ़ी को ही तोड़ दूंगी। अब ना रहेगी टहनी और ना रहेगी राधिका की प्रसिद्धि। और जैसे ही रीता लकड़ियों को हाथ लगाती है, चंदन की लकड़ियां सांप में बदल जाती हैं और उसकी ओर आने लगती हैं। रीता डर के मारे भाग जाती है। कुछ सांप उसके गले में लिपट जाते हैं। अरे, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें चुराने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद मैं कभी किसी का अहित नहीं करूंगी। इतने में राधिका वहाँ आ जाती है। चंदन के पेड़ की लकड़ी, इसे माफ कर दो, इसने अनजाने में यह कदम उठाया है। चंदन की लकड़ियां सांप से फिर चंदन की लकड़ी में बदल जाती है। राधिका उन चंदन की लकड़ियों की सहायता से दवाइयां बनाकर उन्हें बेचना शुरू करती है, जिससे वह बहुत अमीर हो जाती है और वह अपने व्यापार से मिलने वाले पैसों से कई अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाती है, जिससे शिवानी और राधिका हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गुरुनाथ सिंह के घर एक मंगू नाम का बावर्ची काम करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता था। उसके पकाए हुए भोजन को खाकर सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। सभी पकवान में से सबसे स्वादिष्ट उसकी बिरयानी लगती थी। गुरुनाथ के जितने भी आस पड़ोसी और रिश्तेदार थे, वो सभी मंगू के बनाए हुए बिरयानी के दीवाने थे। एक दिन गुरुनाथ के घर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। अरे ओ मंगू, जरा इधर तो आना। जी साहब, बोलिए, क्या बात है? शाम के वक्त कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाना है जिससे सभी खुश हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिरयानी बनाने का काम में तुम लग जाओ। जी साहब, जैसा आप चाहे, मैं अभी से ही तैयारी में जुट जाता हूँ। मंगू बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाता है। शाम के वक्त गुरुनाथ के मेहमान आते हैं।
मंगू उन्हें बिरयानी परोसता है। सभी बिरयानी खाकर बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे ये तो मंगू का कमाल है, इतने स्वादिष्ट भोजन वही बना सकता है। यह सुनकर सभी मंगू को बुलाकर उसकी बहुत तारीफें करते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं तो कहता हूँ होटल खोल लो, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। धन्यवाद साहब, आप सभी लोगों को मेरी बनाई बिरयानी पसंद आई, वही मेरे लिए काफी है। फिर कभी मन हो तो कहिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। इसी तरह सभी मंगू की बनाई बिरयानी की तारीफें करते थे। अचानक गुरुनाथ को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से वह बहुत परेशान होता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। घर के खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पैसे की बहुत कमी हो गई थी। मंगू गुरुनाथ के घर में काम करके जितने पैसे कमाता था, वह अपने घर वालों के पास गांव में भेज देता था। गुरुनाथ के पास पैसों की कमी के कारण वह मंगू को तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। मंगू अपने साहब की हालत जानता था, इसीलिए उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। एक दिन गुरुनाथ खुद ही मंगू से कहता है। अगले दिन भी उसके ढाबे पर बहुत भीड़ होती है। पूरे दिन वह काम में व्यस्त रहता है और बहुत पैसे कमाता है। इसी तरह मंगू का ढाबा खोले 1 हफ्ता ही बीता था। अब तक उसने सारे उधार के पैसे लौटा दिए थे। अगले दिन से जितने भी पैसे कमाने वाला था, वह सब उसका मुनाफा होने वाला था। जैसे ही अगले दिन वह ढाबे पर आता है तो देखता है उसके ढाबे के सारे सामान गायब हो चुके हैं। कुर्सी टेबल सब गायब था और उसका चूल्हा जिस पर बिरयानी बनाता था वह भी गायब था। अरे ये अचानक मेरे ढाबे के सारे सामान कहाँ गायब हो गए? क्या यहाँ कोई चोरी हुई है? वह यह सब सोच ही रहा था, तभी पड़ोस का एक आदमी वहाँ आता है। ओ भाई मंगू, तेरे दुकान पर तो चोरी हुई है। उन चोरों ने इन दिनों काफी दुकानों में चोरियां की है। भाई जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? कैसे चलाऊंगा अपना ढाबा? इतना कहकर वह नीचे जमीन पर बैठ जाता है। आज ही तो मुझे मुनाफा होने वाला था और ये सब हो गया। अभी तक जितने पैसे कमाए वो तो लोगों के उधार चुकाने में लग गया। अब कहाँ से लाऊंगा पैसा? मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है जिससे मैं वापस नई चीजें खरीद पाऊं और लोगों को बिरयानी खिला सकूं। सबसे पहले तो मुझे नया चूल्हा लाना होगा, तभी कोई काम हो पाएगा। यही सोचता सोचता जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एक जगह उसे बहुत पुराना सामान फेंका हुआ दिखता है। उसमें एक चूल्हा भी दिखता है। इस चूल्हे को ही लेकर जाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। मंगू उस चूल्हे को लेकर आता है और उसे जलाता है। एक ही बार में वह चूल्हा जल जाता है। वाह, इतना पुराना दिख रहा है, फिर भी अभी तक सही है। मंगू सोचता रहता है, अब बर्तन और बिरयानी बनाने का सामान किसी भी तरह लाना होगा। तभी वह पीछे मुड़कर चूल्हे की तरफ देखता है। चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा पतीला चढ़ा हुआ था। अरे, अचानक ये पतीला यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। मंगू देखता है, पतीले के बाद उसमें बिरयानी बनाने का कच्चा सामान आ जाता है और थोड़ी ही देर में बिरयानी पकना शुरू हो जाती है और बिरयानी पककर तैयार भी हो जाती है। चूल्हा अपने आप ही बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई बिरयानी चूल्हा दिखाई देता है। खुद ही इसने बिरयानी बना डाली। बिरयानी की महक से वापस से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंगू सभी को बिरयानी खिलाता है और शाम तक बहुत पैसे कमाता है। ईश्वर ने चमत्कार कर दिया। आज उनके दिए हुए इस जादुई चूल्हे की वजह से मैं वापस अपना काम शुरू कर पाया हूँ। कई महीनों तक मंगू का ढाबा हर रोज चलता है और अब उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। जादुई चूल्हा कुछ ही मिनटों में बिरयानी बनाकर तैयार कर देता था, जिस वजह से मंगू को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मंगू के ढाबे पर उसके पुराने मालिक गुरुनाथ आते हैं। वाह मंगू, क्या बात है, तू तो बहुत प्रगति कर रहा है। जी मालिक, सब आपकी कृपा है। आइए बैठिए, बिरयानी खिलाता हूँ। मंगू गुरुनाथ को बिरयानी खिलाता है और पूछता है, क्या हुआ साहब, आपको नौकरी मिली या नहीं? हाँ मंगू, अब मेरी नई नौकरी लग गई है। कल हम दूसरे शहर में रहने के लिए रवाना हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चला जाऊं। गुरुनाथ मंगू से मिलकर अगले दिन दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है।
मंगू मन लगाकर काम करता है। उस ढाबे के आसपास और जहाँ ढाबा था वहाँ का जमीन गुरुनाथ के दोस्त से खरीद लेता है और दिन प्रतिदिन और भी मशहूर हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा होटल खोल लेता है। अब वह उस जादुई चूल्हे को बहुत कम ही इस्तेमाल करता था। जब बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलता था तभी वह जादुई बिरयानी चूल्हा का इस्तेमाल करता था। मंगू अपने साथ कुछ आदमियों को रख लेता है और बहुत ही सफलतापूर्वक अपने होटल को चलाता है।